आज का जो टॉपिक है वो है वोकेशनल स्टेटस। वोकेशनल स्टेटस बेसिकली होता क्या है? ऑब्वियसली आपको आइडिया होगा कि उसमें जॉब्स के अबाउट इंफॉर्मेशन ली जाती है, जॉब के अबाउट आपने अपने क्लाइंट से कंफर्म किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उनसे ये पूछना है कि आपकी प्रेजेंट जॉब कौन सी है, आप क्या जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हम अपने उनके जॉब के अबाउट क्यों पूछते हैं, खासतौर पे जो हमारे सीएमएच के अलावा, क्योंकि सीएमएच में तो ऑब्वियसली ही प्रॉब्लमेटिक इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। सीएमएच के अलावा अगर जनरल बात की जाए तो हम वोकेशनल स्टेटस अपने क्लाइंट का क्यों पूछते हैं? हैव एन आइडिया, एनी स्टूडेंट? श्योर। मैम, इसलिए पूछते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी जॉब की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, क्योंकि जॉब पे बहुत स्ट्रेस है, कुछ ऐसी प्रेशर प्रेशर है बहुत ज्यादा, इसकी वजह से ऐसा हो एग्जैक्टली, रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, प्रेजेंट जॉब के अबाउट इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपकी प्रेजेंट जॉब कौन सी है। बच्चे आज का जो मेन टॉपिक है, मैं स्टार्ट में ही 2 बार बता चुकी हूँ, वोकेशनल स्टेटस, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा है वोकेशनल स्टेटस, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है प्रेजेंट जॉब, कि आपकी कौन सी प्रेजेंट जॉब है, इसका कौन सी आप जॉब कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लड़कियों की बात करें, फीमेल्स की बात करें, आज भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पार्ट टाइम जॉब के लिए जाती हैं, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब में वो क्या करती हैं कि कोई भी जॉब मिल जाए जो ऑनलाइन हो या एक्सेट्रा कुछ भी हो, तो उसमें सबसे पहले वो क्या करते हैं कि आप खास तौर पे अपने हॉस्टल के ड्यूज को फिलफिल करने के लिए या कुछ भी अपनी पॉकेट मनी को इंक्रीज करने के लिए तो ये जॉब वगैरह करते हैं। लेकिन वहां पर जब हम कोई भी जॉब क्राइटेरिया देखते हैं तो हम क्या करते हैं, खासतौर पे आपने देखा होगा कि माशाल्लाह से काफी वेल एजुकेटेड लड़कियां होती है, लेकिन उनके स्टेटस पे ड्रेसिंग की पिक्चर्स लगी होती हैं, कपड़े सेल कर रहे हैं, ज्वेलरी सेल कर रहे हैं, या ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो वो उन्होंने ऐसे स्टेटस अपडेट किए होते हैं। वो क्यों करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं से हमारी जो है वो अर्निंग हो जाए। लेकिन अब आप देखें कि प्रोडक्ट सेल करना या कपड़े वगैरह सेल करना, इसके लिए कोई एजुकेशन की जरूरत तो नहीं होती ना, कि आप पहले बीएस करके आओ फिर उसके बाद आप ये जॉब कंटिन्यू कर सकते हो, या एमएस के बाद या एमबीबीएस के बाद आप, सॉरी, इस तरह की कोई भी डिग्री जो है वो वैलिड नहीं होती, ना ही जरूरत होती है। अब वहां पे एक मैट्रिक का बंदा भी जो बैठा है वो भी ये जॉब कर रहा है, ठीक है, जिसने मैट्रिक क्लियर किया हुआ है, या जिसने पढ़ाई कुछ नहीं है, बस उसने थोड़ा बहुत सीखा है, ट्रेनिंग ली है, और उसके बाद उसने ये अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अब वो आप पे हेडशिप कर रहा है, आपको बता रहा है कि जी ये कैसे किया तुमने, ये ठीक नहीं किया। अब आप कहते हो यार मैं एक माशाल्लाह से वेल एजुकेटेड पर्सन हूँ, मेरा बीएस कंप्लीट होने वाला है, बैचलर फाइनल होने वाला है, तो मैं इसके अंडर क्यों वर्क कर रहा हूँ? मेंटली डिस्टर्बनेस हो गई ना, मेंटली तौर पे हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी तरह हम बात करें फीमेल मेल्स की, तो मेल्स में क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त इस हद तक पाकिस्तान में है कि छोटी से छोटी जॉब भी मिल जाए तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, ठीक है। उनकी कोशिश होती है कि वो कोई छोटी सी छोटी जॉब को भी कैरी कर लें और उसको कंटिन्यू रखें, ठीक है। वैसे काइंडली आप अपना माइक ऑफ कर लें अब्बास। उसके बाद ये होता है, मेन पॉइंट हमारा आता है कि जी जॉब जो भी मिल जाए बस हम उसको फाइनलाइज करें, उसको क्लियर कर लें। आप देखें कि बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज के बावजूद भी जो लड़के होते हैं वो कोई छोटी छोटी शॉप्स पे बैठे होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, खासतौर पे टिकटॉक पर भी आता है, जिसने एमबीए की डिग्री ली हुई है, लेकिन अब इसने क्या अपना फ्रेंचाइज की, ठीक है, सॉरी फ्रेंचाइज क्या नहीं, फ्रेंच फ्राइज की उसने अपनी शॉप बना ली है, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, फ्रेंच फ्राइज लाकर वो सेल आउट कर रहा है। अब फ्रेंच फ्राइज के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री की तो जरूरत नहीं थी, अब वो एमबीए करके ये बिजनेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको इसमें प्रॉफिट नजर आ रहा है। जब बिजनेस माइंड होता है तो उसके लिए हम कोई ये नहीं सोचते कि हम इसके लिए कौन सा अच्छे वाला जो अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली हो वो वाला हम बिजनेस करें। जो भी मिल जाता है हम उसमें हंसी खुशी, खासतौर पे मेल्स क्या करते हैं, उसको अवेल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत होती है, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। अब हमने जब कोई भी जॉब को ले हासिल कर लिया, अप्रोच कर लिया, लेकिन उसके बावजूद हम सेटिस्फाइड नहीं है, यार अगर यही काम हमने करना था तो हमने इतनी स्टडी क्यों की, हमने इतना पढ़ा क्यों? ये तो हमारे वैल्यूएबल नहीं है जॉब, हमारे लायक नहीं है, क्यों हमने इसको स्टार्ट किया? हमें करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मेंटली तौर पे डिस्टर्बेंस भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो उस पर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से
उन्होंने जॉब कैरी की हुई है, कंटिन्यू की हुई है, लेकिन लेकिन ये तो हो गया एक नॉर्मल पर्सन का रिव्यू, ठीक है, नॉर्मल पर्सन की मेंटल हेल्थ। अब अगर बात करें कि जो एक क्लाइंट है आपका जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा अनवेल है, मेंटल तौर पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तो वो क्या करेगा? वो प्रेजेंट जॉब में डिस्टर्ब होगा, उसकी प्रेजेंट जॉब उसके अकॉर्डिंगली हुई, देन आप उसको कहेंगे कि हाँ इसको कोई यहाँ पे इशू नहीं है। लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंगली नहीं है तो फिर इश्यूज आ सकते हैं। सेकेंड इसमें आता है चेंजिंग ऑफ जॉब। अब आपने अपने क्लाइंट से पूछना है कि अच्छा मुझे ये बताइएगा कि रिसेंटली जो आप जहाँ पे अभी आप जॉब कर रहे हो, इससे पहले आपने कौन सी जॉब की और कितना ड्यूरेशन हो चुका है उस जॉब को। कहता है हाँ मैंने पहले जॉब की थी, फिर उसके बाद लेफ्ट कर दी, फिर अब दूसरी जगह जॉब कर रहा हूँ, फिर वो भी लेफ्ट कर दी है, मतलब अब जहाँ पे हूँ वहां पे मैं मुतमईन नहीं हूँ। अब देखिए आपको साइंस मिल रहे हैं, जहाँ पे वो पहले जॉब करता था 2 माह हो गए या 3 माह हो गए, उसके बाद उसने उसको लेफ्ट कर दिया, उसके बाद वो दूसरी जॉब पर आ गया, ठीक है, जॉब चेंज कर ली। अच्छा यहाँ पर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, इससे पहले भी वो काफी जॉब्स को लेफ्ट कर चुका है, तो दैट्स मीन क्या फील हो रहा है? कोई यहाँ पे माइक ऑन करके बताएगा कि क्या आपको क्या लगता है क्लाइंट की क्या कंडीशन है जिसकी वजह से वो जॉब्स को चेंज कर रहा है बार बार, इवन उसके मैम अकॉर्डिंगली भी है। मैम एंजाइटी। इवन तो कि उसके अकॉर्डिंगली भी है, ये कि वो जो उसकी एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंगली उसकी जॉब जो है वो बिल्कुल सूटेबल है, लेकिन उसके बावजूद वो स्टेबिलिटी नहीं कर पा रहा, वो बार बार जॉब्स को लेफ्ट कर रहा है। ये मैम किस मैम अस्सलाम एंजाइटी। की वालेकुम। तरफ अक्सर हो रहा है? क्या लगता है कहाँ से जा रहा है? मैम अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैम अस्सलाम वालेकुम। हम्म। अस्सलाम वालेकुम मैम। आवाज कट रही है बच्चे आपकी, काइंडली कोई और माइक ऑन करके बता सकता है? अब आ रही है मैम आवाज? बच्चे आपकी आवाज कट रही है। अब ठीक है? मैम इनके आपको अलावा कोई बताना आपको चाहे मेरी आवाज आ रही है मैम? लेकिन काइंडली स्पीडली बताएगा, टाइम इज टू शॉर्ट। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके आई थिंक कोई स्टूडेंट नहीं है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी देखिएगा कि जब आपका क्लाइंट बार बार जॉब्स को लेफ्ट कर रहा है, अगर तो न्यूरोटिक केसेस में आए तो न्यूरोटिक केसेस में वो एंजाइटी में फॉल कर रहा है, ठीक है। एंजाइटी क्लाइंट जो होते हैं, एंजाइटी के पेशेंट जो होते हैं, वो एक जगह स्टेबल नहीं होते, वो बार बार अपनी जॉब्स को चेंज करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली वो कोई ना कोई जॉब को चेंज करते रहते हैं। पहले वो कोई जॉब कर रहे थे, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं थी, उसके बाद उन्होंने दूसरी जॉब स्टार्ट की, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आई, अब जो वो जॉब कर रहे हैं वहां पर भी वो कंफ्यूज्ड रहते हैं कि क्या होगा, कैसे करूंगा, किस तरह होगा, समझ से बाहर है, ठीक है। मुझे मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? ठीक है, बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे जॉब्स की कि बार बार वो फ्रिक्वेंटली अगर वो जॉब्स को चेंज कर रहा है तो वो कौन सा मोड होगा? बेसिकली वो एंजाइटी में फॉल करेगा, ठीक है। वो गैट में भी आ सकता है, पैनिक अटैक्स में भी आ सकता है, फर्दर वो और टाइप्स में भी आ सकता है, लेकिन एंजाइटी में वो इस तरह फॉल करेगा कि वो बार बार कंफ्यूज रहेगा। वो सोचेगा कि शायद मुझे कुछ हो ना जाए, या फिर ऐसा ना हो कि जॉब लेफ्ट कर दूं, ये मेरे यहाँ पे किसी को पता ना चल जाए मेरे अबाउट, तो वो जॉब को लेफ्ट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा अगर साइकोटिक फीचर्स आ रहे हैं उनमें, ठीक है, हेलुसिनेशंस आना स्टार्ट हो गए हैं, ड्यूलियंस आ रहे हैं, तो वो कौन सा डिसऑर्डर में अगर करेंगे? मैनिया, ठीक है। मैनिक क्लाइंट्स जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा एंशियस पर्सनालिटी के होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, बेचैनी रहती है, वो बार बार जॉब को भी लेफ्ट करते रहेंगे, इवन दो कि अगर वो आपके क्लिनिक में भी आके बैठे हैं तो वो अपनी सीट को भी बार बार चेंज करते रहते हैं। पहले शुरू शुरू में वो अपने पोस्टर को चेंज करेंगे, फिर कहीं बहुत ज्यादा बातें करते रहेंगे, उसके बाद कहीं जाकर वो उसको जॉब को चेंज कर देंगे कि नहीं भाई मैं यहाँ पे स्टेबल हूँ ही नहीं। या खासतौर पे मैनिक पेशेंट जो होते हैं वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं, वो कहते हैं जी 4 लाख की सैलरी का जो पैकेज आएगा और वो भी लेटर मेरे घर चल के आएगा तो ही मैं जॉब करूंगा, अदरवाइज मैं जॉब नहीं करूंगा, ठीक है। मेरे बंगले हैं, मेरी गाड़ियां हैं, मेरी फलां जगह पे ये चीजें हैं, तो मैं क्यों जॉब करूं, मुझे जरूरत नहीं है। इवन तो उनकी फैमिली का या उनकी इतनी हद तक कंडीशन खराब होगी कि वो बहुत मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास भी हम कह सकते हैं,
वहां पे वो लाई कर रहे होंगे, लेकिन उनका जो मेंटल सेट कह लें, मेंटल हेल्थ कह लें, इतना खराब हो चुका होगा कि उनको ये फीलिंग्स आती रहेंगी, हेलुसिनेशंस होंगे, डिलीजन्स आते रहेंगे कि जी फलां जगह पे मेरा बंगला है, फलां जगह पे मेरी गाड़ियां चल रही हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हॉबीज एंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने क्लाइंट से कंफर्म करेंगे हिस्ट्री ऑफ ड्रग अब्यूज, यानी कि कोई अल्कोहलिज्म या किसी किस्म का कोई नशा या कोई ड्रग्स या कोई मेडिकेशंस तो यूज नहीं कर रहा, उसकी हॉबीज क्या हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी हॉबीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे लोग होते हैं, हाँ पहले हुआ करते थे, डायरी लिखा करते थे, डायरी लिखना पसंद करते थे, पोएट्री करना पसंद करते थे, पोएट्रीज बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है, ये इंटरेस्ट होता था उनका, ये उनकी हॉबीज होती थी कि जब भी फ्री टाइम मिला उनको, चाहे वो आपकी जॉब के टाइम में क्यों ना हो, आप जॉब कर रहे हो और उसके बाद आप बैठे हो फ्री हो, तो आप क्या करते हो, आप कुछ ना कुछ पोएट्री, क्योंकि पोएट्री जो है वो काफी कह लें कि एक लेवल वाली होती है और ज़ौक वाली होती है, जो जिन लोगों में ज़ौक होता है उनको पोएट्री पसंद होती है और वो खुद भी शायरी करते हैं। तो बेसिकली आप ये देखिएगा कि जो भी फ्री टाइम मिल गया, यानी कि आपको लंच टाइम मिल गया, आपको टी टाइम मिल गया, उसमें बैठ के भी आप अपनी हॉबीज को फुलफिल कर रहे होते हैं। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा डीप होते हैं, बहुत ज्यादा गहराई पसंद होते हैं, जो आज के टाइम पर भी अगर डायरीज लिखते हैं, आज के टाइम पर भी अपने ब्लॉग्स बनाने के बजाय, सोशल मीडिया पे इन होने के बजाय अपने आप को टाइम देते हैं, मी टाइम रखते हैं, तो वो लोग बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा चीजें जो हैं, मैं कहती हूँ उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा इनहेंस होती है बनिस्बत आज के दूसरे लोगों से। क्यों, हम दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा टाइम देने लग जाते हैं। सोशल मीडिया पे आप देखिएगा कि आपके 1000 फॉलोवर्स होंगे, मिलियनर फॉलोवर्स होंगे, लेकिन जानता आपको कोई भी नहीं होगा। हाँ वैसे मतलब आप किसी को नहीं जानते, आप किसी से अपने दिल की बात नहीं कर सकते, आप किसी से अपनी शेयरिंग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो मीडिया है, सोशल मीडिया, पता नहीं कौन कैसा हो जाए, कौन कैसा निकला है, हैव नो आइडिया। सो दैट्स व्हाई वो लोग जो अपने लिए अलग टाइम रखते हैं वो आज भी बहुत वैल्यूएबल है। मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, आप लोग सोशल मीडिया पे टाइम दें, लेकिन उसकी एडिक्शन ना लें। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोगों के हॉबीज होती हैं गार्डनिंग करना, अच्छा जी, और वर्कआउट करना, ये जैसे ब्लॉग्स वगैरह बनाना, खासतौर पे आजकल जो हॉबीज हैं वो थोड़ी और चेंजिंग में आ गई हैं। तो ये जो है, ये उनकी हॉबीज से उनकी पर्सनैलिटी बताती हैं। जैसे भी मैंने बताया कि जो लोग डायरीज लिखते हैं वो काफी डीप पर्सनैलिटी के होते हैं, जो पोएट्री करते हैं वो भी काफी डीप होते हैं, और वो फील करते हैं, फीलिंग्स वाले होते हैं, इमोशंस उनमें बहुत ज्यादा हायर होती हैं, देन वो पोएट्री करते हैं। ठीक है, पोएट्री पढ़ना और खुद उसको करना, ये एक अलग है, अलग कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री भी बहुत इम्पैक्ट करती है। अच्छा, यहाँ पे मैं जो बात कर रही हूँ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स या सोशल फ्रेंडशिप वगैरह एक्सेट्रा, ये उन चीजों से अलग है जो कि आपके सेलफोन में है। हमारे पास व्हाट्सएप होती है और बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, बट हमारे चैट बॉक्स में उनका कोई नाम नहीं होता। आप स्टेटस अपडेट करते हैं, हाँ आपसे कुछ लोगों का ऐसा रिलेशन जरूर है कि वो आपका स्टेटस देखते हैं और आप उनका स्टेटस देखते हैं, लेकिन आपस में कन्वर्सेशन, आपस में किसी किस्म की कन्वर्सेशन नहीं होती। वहां क्या है, वो क्या है, वहां पे आपकी केयरिंग तो नहीं है, वो आपके फ्रेंड्स तो नहीं कहलाते ना, मतलब होंगे भी सही तो वो आपके पास्ट में होंगे, अब नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि जो आपका एक रिलेशन, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके इर्द गिर्द हैं, आपके यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हो गए, आपके स्कूल फ्रेंड्स हो गए, वो इम्पैक्ट करते हैं आपकी पर्सनैलिटी पर। ठीक है, कि आप कैसे फ्रेंड्स बना रही हैं, कैसे दोस्तों में बैठना उठना है। पहले हमारे जो बुजुर्ग तो हुआ करते थे वो कहा करते थे कि जो दोस्त होते हैं ना, जो जो दोस्त होते हैं उनकी जो सोहबत होती है वो आपकी सोहबत बताते हैं। हम दोस्त ऐसे नहीं किसी को बना लेते, जी आप भी मेरे दोस्त हो, आप भी मेरे दोस्त हो, नहीं। दोस्त भी हम उनको बनाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि ये हमारे मिरर हैं या ये हमारे अक्स हैं, या इनमें कहीं ना कुछ पॉइंट जो है वो हमारे सिमिलर हैं। ठीक है, अगर सिमिलर अगर सिमिलर नहीं होंगे तो हमारी फ्रेंडशिप वैसी नहीं होती।
ठीक है, हम फ्रेंड्स को वैसा अडॉप्ट नहीं करते, अच्छा हाँ ये दोस्त है जी, फिर हम उन्हें दोस्त नहीं फेलोज बोलते हैं, शी इज माई क्लास फेलो, इवन दो कि आपको नाम भी नहीं पता होता समटाइम, तो वो जानते हैं लेकिन आप नहीं जानते उनका नाम, ऐसा भी आता है, लेकिन वो फ्रेंड्स नहीं होते। फ्रेंड्स की जो सोहबत होती है वो आपके सिमिलर पर्सनैलिटी से होती है, आपकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसमें आपको लगता है कि इस बंदे में मेरे जैसी चीजें हैं। ठीक है, आपको कॉफी पसंद है, आपके फ्रेंड को भी कॉफी पसंद है, और 4 दोस्त और बैठे हैं उनको चाय पसंद है, तो आप क्या कहोगे, उससे ज्यादा नेचर आपकी कॉफी वाले से बनेगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो सेम सिमिलरिटी है वो आप में कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीजें आ जाती हैं, सोहबत, फिर वैसे ही आपके अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप किसी के साथ 3 से 4 घंटे भी मुसलसल बैठे रहें तो आपको उस इंसान की आदत होने लग जाती है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन आदत होने लग जाती है। और आप देखिए कि आप यूनिवर्सिटी में कितना टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारते हैं, तो उनकी आदत होने लगती है। जब आदत होने लगती है तो वैसी चीजें हम अडॉप्ट करने लगते हैं। जब हम किसी के साथ अटैच होते हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों चाहे कोई भी हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम एक पॉइंट्स को चेकआउट करते हैं, उसकी पसंद उसकी नापसंद को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ वो आप में से अडॉप्ट करते हैं, कुछ आप उनमें से अडॉप्ट करते हैं, ताकि बहुत ज्यादा सिमिलरिटी आए, और जितनी सिमिलरिटी आती है तो उतनी ज्यादा आप क्या करते हैं, अटैच होते जाते हैं। तो क्या हुआ, बेसिकली आप एक दूसरे की पर्सनैलिटी बना रहे हो। माइट भी पॉसिबल वो आप में से चेंजिंग्स ला रहा है, माइट भी पॉसिबल आप उसके लिए चेंजिंग्स ला रहे हो, जो दोनों आपस में चेंजिंग्स ला रहे हो, जो अडॉप्ट कर रहे हो एक दूसरे के लिए, तो वो आपका एक कह लें कि एक ऐसा क्राइटेरिया बन रहा है कि दोनों सिमिलर होते जा रहे हो। ठीक है, जब सिमिलरिटीज आई हैं तो वही चीजें हैं कि कुछ चीजें आपने उसकी अडॉप्ट की हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी को भी आपने देखा। अगर वो शाय है तो माइट भी पॉसिबल आप भी थोड़े थोड़े शाय होने लग जाए। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आपका जो फ्रेंड है वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो माइट भी पॉसिबल वो आपसे कह लें कि एक्सट्रोवर्ट फीचर्स जो है वो अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दे। पहले आप कहें कि जी, आपने अक्सर सुना भी होगा, ये जो था ना, ये बिल्कुल भी, ये जो मेरी फ्रेंड थी ये ऐसे शायद थी, किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने इसको आहिस्ता 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 इसकी काउंसलिंग की, इसको बताया, फिर इसके बाद क्या हुआ कि उसकी जो है वो लोगों से बातचीत करने लगी, मिलने जुलने लगी। अब उसने क्या किया, आपके फ्रेंड ने क्या किया, अडॉप्ट किया ना आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी चीजों को अडॉप्ट करके, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग की कि हाँ रेपो बिल्ड बहुत अच्छी हुई भी थी, जिसकी वजह से आप उसे जो कहते थे वो मानता था। इसी तरह आपका क्लाइंट भी, अगर आपकी रेपो बहुत अच्छी होगी, फ्रेंडशिप बिहेवियर होगा, बहुत फ्रेंडली बिहेवियर आप उसको दोगे, लेकिन सेम जेंडर के साथ फ्रेंडली बिहेवियर शो करना है। एज अ फीमेल्स आपने ऑपोजिट जेंडर के साथ आपने स्माइल तो रखनी है, लेकिन बहुत फ्रेंडली बिहेवियर शो नहीं करना। ठीक है, वो रूल्स होते हैं हमारे, और रूल्स भी हमारे स्ट्रिक्टनेस वाले होते हैं कि हमें कौन सा कलर वेयर करना चाहिए, किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो इन पे हमने बहुत ज्यादा देखना है कि खासतौर पे फीमेल्स को हमें कैसी ड्रेसिंग वेयर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो नॉर्मल नहीं आते। इवन दो कि हमें अक्सर कहा जाता है कि आपने रेड कलर वेयर नहीं करना। रेड कलर ऐसा कलर होता है जो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करता है या अट्रैक्ट करता है आपको। इसी तरह डार्क येलोइश कलर पहन लेना, टाइट्स वगैरह पहन लेना, या खास तौर पे आजकल जो न्यू न्यू जो बने होते हैं ना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कह लें या कोई और कह लें, तो वो खास तौर पे वो बहुत ज्यादा अपने आप को एलैबोरेट करके और बहुत ज्यादा मतलब कह लें एनहांस करके आते हैं, लेकिन क्लिनिक में या अपने अलग आप सेटअप बनाते हो तो ये आपके रूल्स के खिलाफ है कि आप ऐसी ड्रेसिंग वेयर करो। क्योंकि आपके सामने जो क्लाइंट आया है, आपको नहीं मालूम, एकदम तो नहीं आप उसको जज करके बैठ जाओगे ना कि वो किस नेचर का मालिक है या उसकी थॉट्स कैसी हैं या किस तरह का है, तो उस वजह से आपने ऐसे डार्किश कलर जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करें दूसरे को, वो कलर वेयर नहीं करने। ठीक है, आपने उनसे बात कैसे करनी है ऑपोजिट जेंडर से, कभी भी खुलकर मीन्स बहुत ज्यादा हंस हंस कर स्माइल के साथ साथ आप लाफिंग भी स्टार्ट कर दें और उसको बहुत ज्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दें, उसको एक्स्ट्रा फील करवाने लगे कि जी मैं दूसरों को तो 45 मिनट देती हूँ लेकिन आपके लिए 1.5 घंटा है, आप अच्छे से मुझे बताएं। उसको हिप्नोसिस कर रहे हैं, रेगुलर बेस पे आप उनको बुला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इवन तो कि अगर आपको लगता है कि आपका ऑपोजिट जेंडर क्लाइंट जो है वो इस तरह का फील करने लग गया है, वो आपको आपकी बात तो मान रहा है,
आपकी चीज़ों को अडॉप्ट भी कर रहा है, आप उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, वो भी हर चीज़ के टाइम पे कर रहा है, होमवर्क भी करके आ रहा है, लेकिन वो इतना कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बिहेवियर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है? ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि वो आप पे डिपेंड होते जा रहा है, तो कोई अच्छी बात नहीं है कि आप एक जगह से तो डिपेंडेंसी उसकी खत्म कर रहे हो, लेकिन दूसरी जगह पे उसको ला रहे हो। तो ऐसी काउंसलिंग नहीं करनी, ऐसी थेरेपीज़ अप्लाई नहीं करनी, ऐसा आपको कहीं भी लगे तो फ़ौरन से आपने टर्मिनेशन की तरफ जाना है, टर्मिनेट कर देना है। आपने कहना है बस मैं कहीं ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पूरा बताओ, जी नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, आपको डिपेंडेंट होते जा रहे हो, आप ये होते जा रहे हो तो मैं इसलिए आपको किसी और को रेफर कर रही हूँ। नहीं, उनको एग्ज़ैक्ट रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि माइट बी पॉसिबल वो आपसे इस हद तक हर्ट हो जाएँ कि दोबारा से वो उसी स्टेज पे चले जाएँ जिस स्टेज से आप उसको यहाँ तक लेकर आए हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत कह लें कि लेम एक्सक्यूज़ेज़ दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि झूठ बोल सकते हैं, आप उनको लेम एक्सक्यूज़ेज़ दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनसे कहें कि जी मैं अदर कंट्रीज़ में जा रही हूँ, या मुझे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, या ये शहर से दूसरे शहर जाना पड़ रहा है, कुछ भी। और उसमें डिफरेंस आ जाए, बड़ी होनी चाहिए, थोड़ा सिंसियर या सिंसियर कह रही हूँ सॉरी, सीरियस पर्सनैलिटी होनी चाहिए ताकि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके और वहाँ पे अपनी फीलिंग्स को जो है वो डेवलप ना करना स्टार्ट कर दें। ठीक है? इन रूल्स को लाज़मी आप लोगों ने फ़ॉलो अप करना है। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है पर्सनैलिटी असेसमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, होपफुली आप लोग काफ़ी एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बेसिकली पर्सनैलिटी जो वर्ड है वो पर्सोना से निकला है, और पर्सोना क्या होता है? पर्सोना हमारा एक मास्क होता है जिसको हम वेयर करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर एज़ अ ट्रेनर मेरा शायद बिहेवियर कुछ स्टूडेंट्स को हार्श लगे, कुछ को लीनियर लगे, तो मैं अपने फ्रेंड्स या कलीग्स के साथ बैठी होंगी तो मेरा बिहेवियर चेंज होगा। मतलब बिहेवियर चेंज होगा तो पर्सोना चेंज होगा, ठीक है? आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हो तो आपका पर्सोना अलग होता है। फ्रेंड्स के साथ सॉरी अपने रिलेटिव्स में जाकर बैठते हो तो वहाँ पर एक अलग पर्सोना आपका होता है कि नहीं भई रिलेटिव्स में ये बात नहीं कहनी, अच्छा खुलकर बात नहीं करनी, कोई बात ना बन जाए, कुछ मसला ना हो जाए, बाद में कोई इश्यूज़ ना आ जाए। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब कह लें कि अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, ख़ास तौर पे नैरो माइंडेड नहीं है वहाँ पे लोग, तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बिहेवियर से जाएँगे, तो वो भी हमारा एक अच्छा पर्सोना ही होता है, जो कि एक्चुअल में हम वहाँ पे शो कर रहे होते हैं। लेकिन हमें ये भूल जाते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल पर्सोना है वो कौन-सा है, हमारा एक्चुअल फेस क्या है? वो होता है मी टाइम। खुद को वक़्त दें, खुद को देखें कि हम कहाँ पे डैमेज हो चुके हैं। हर हँसता हुआ चेहरा खुश नहीं होता। तो अपनी खुशी के लिए वक़्त निकालें, अपनी खुशी के लिए, अपने लिए अपने आप को सैटिस्फाइड रखें। दुनिया कभी आपके स्टेटस पर नहीं सैटिस्फाइड हो सकती। आप जितना मर्ज़ी उनके लिए कर लें, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिस पे आप अपने आप को देखते हैं कि यार मैं तो इतना था लेकिन ये क्या हुआ? मैं उनके क्राइटेरिया पर नहीं पहुँचता। तो जब आप नहीं पहुँच पाते तो खुद के लिए टाइम निकालें, अपने लिए मी टाइम ज़रूर रखा करें, मेडिटेशन किया करें ताकि रिलैक्सेशन हो। और रिलैक्सेशन में जो आप डिसीजन रखते हैं और अपने एक्चुअल फेस से जब जाकर मिलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर ख़ामियाँ भी नज़र आएँगी। याद रखिएगा जब हम 1 फिंगर दूसरे की तरफ करते हैं तो 4 फिंगर्स हमारे ही जानिब होती हैं, ठीक है? जब हमारे तरफ 4 आ रही हैं तो मतलब ये है कि 4 ख़ामियाँ हमारे में भी हैं अगर 1 ख़ामी सामने वाले में है, ठीक है? इंशाल्लाह ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा हमारा पर्सनैलिटी असेसमेंट, ठीक है?